ठीक है, और जिसने लिखा था, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर कर रहे हैं, सॉरी, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, अभी आप सभी को पता है कि नेक्स्ट वीक से आपके जो है वो सेट एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और उसमें जो आपके, अगर हम बात करें मैथ के सिलेबस की, तो वो है 3rd 9th 10th और 11th, है ना। इनमें से क्या कोई और चैप्टर है जो आपको आ रहा हो लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा हो? कैसा कोई चैप्टर है इसके अलावा? अगर नहीं है तो बेटा बता दें, अगर है तो भी बता दें। मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप तक? ठीक है, नहीं है, चलिए ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 क्लासेस हैं, उनमें हम कोशिश करेंगे कि वैसे तो सारे चैप्टर कर सके, लेकिन अभी हम सबसे पहले 3rd चैप्टर को करने वाले हैं, उसके बाद फिर 9th और उसके बाद 10th और 11th को भी कोशिश करेंगे कि उसको भी हम समझ सके। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा जो है वो है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस निर्देशांक ज्यामिति को क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये निर्देशांक ज्यामिति हमें बताता क्या है। क्या ये हमें ऐसी कौन सी इंफो, अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम, क्या सभी बच्चों को वॉइस में दिक्कत आ रही है? एक बार ये मेंशन कर दीजिए, किन बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है वो बच्चे वाई टाइप करेंगे। और बस, हाँ, जिनको वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है, ठीक है, तो बस मुझे एक मैसेज करने दें, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, जिन बच्चों को वॉइस नहीं आ रही वो एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है, जिन बच्चों को वॉइस नहीं आ रही वो क्लास को लेफ्ट करें और दोबारा से ज्वाइन करें। चलिए, तो अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कि क्या हमें निर्देशांक ज्यामिति बताता है, ये हम सीखेंगे सबसे पहले। तो निर्देशांक ज्यामिति की मदद से हमें ये पता लगता है कि कोई जो वस्तु या कोई जो बिंदु है उसकी स्थिति क्या है। या तो हमें पता लगेगी किसी भी बिंदु की स्थिति। अब बिंदु की स्थिति तो हम गणित में पता करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रियल लाइफ की, तो रियल लाइफ में हम बात करते हैं किसी वस्तु की स्थिति के बारे में। और किसी वस्तु की स्थिति क्या है उसका पता भी हम किससे लगाते हैं? तो निर्देशांक ज्यामिति से उसका पता हम लगाते हैं। कैसे? तो मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने एक टेबल रखा। ये आपके देखिए 3.1 का भी एक क्वेश्चन है कि टेबल यहाँ पर हमने रखा है और इस टेबल पे मैंने एक लैंप रख दिया। ठीक है, लैंप सभी को पता होगा, जिसमें देखो लाइट जलती है ना, तो उसको हम कहते हैं लैंप। वो लैंप मैंने इस टेबल पे रखा। अब मुझसे पूछा गया कि ये बताओ कि इस लैंप की दूरी इस टेबल के कोनों से कितनी कितनी है। तो मैं क्या करूंगी, यहां से यहां तक की दूरी को मापूंगी, यहां से यहां तक की दूरी को मापूंगी, और जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा वही इसकी दूरी कहलाई जाएगी। ठीक है, अब इसकी दूरी को कैसे मापना है वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। जब आप 10th क्लास में पढ़ोगे निर्देशांक ज्यामिति, तो आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे एक सूत्र की मदद से आपने किसी बिंदु की दूरी को पता करना है। लेकिन 9th में हम इसका बिल्कुल बेसिक सीखेंगे, बिल्कुल ऐसा सीखेंगे कि क्या बिंदु है, क्या निर्देशांक ज्यामिति है, उसके बारे में जितने भी बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो हम सीखेंगे। अभी हमने क्या सीखा कि निर्देशांक ज्यामितियां हमारे किस काम आएगी। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। तो निर्देशांक ज्यामिति को सीखने के लिए हमें जिस बारे में पता होना चाहिए वो है बच्चों कार्तीय पद्धति। ठीक है, कैसी पद्धति है वो? तो वो है कार्तीय पद्धति। और कार्तीय पद्धति में भी हमें क्या पता होना चाहिए? तो हमें पता होना चाहिए बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे कि कार्तीय तल क्या है, ठीक है, चतुर्थांश क्या है, मूल बिंदु क्या है, संख्या रेखा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि संख्या रेखा क्या है, क्योंकि संख्या रेखा ही कार्तीय पद्धति का एक आधार है। ठीक है, संख्या रेखा अगर आपको आती है तो आप काफी हद तक इस तीसरी अपनी प्रश्नावली को अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा बना देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को लिखते हैं। तो सबसे बीच में 0 होता है। अब आप सभी मुझे बताएं 0 से इस तरफ को किस तरह की संख्याएं होंगी, जमा वाली या माइनस वाली? मैम जमा वाली। जमा वाली, बिल्कुल सही। तो जमा वाली देखो, 1 2 1 2 3 4
5, ठीक है, यहाँ तक मैंने 5 लिख लिया। और अगर मैं 0 से इस तरफ की बात करूं तो इस तरफ कौन सी संख्याएं होंगी? मैम माइनस वाली। माइनस वाली, ठीक है। तो -1, -2, -3, -4, ठीक है, ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई। और अब मैं जो हूं वो दूसरी संख्या रेखा बना रही हूं। ये मैंने यहाँ पर दूसरी संख्या रेखा बना दी है, और ये भी कैसी होगी? तो इसी तरह की होगी, 0, 1, और यहाँ पर इस तरफ जाएगी जमा वाली संख्याएं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, और इस तरफ को आएंगी हमारी माइनस वाली संख्याएं, -1, -2, -3, ठीक है, और -4। अब इन दो संख्या रेखाओं की मदद से ही हम अपनी कार्तीय पद्धति को शुरू करेंगे। इन दो संख्या रेखाओं से हम एक नई चीज बनाने वाले हैं, जिसका एक नया नाम होगा। बना किससे है? तो बना वो संख्या रेखा से ही है। कैसे बनेगा देख लेते हैं। सबसे पहले इस संख्या रेखा को मैंने ऐसे कैसे ही रखा, जो संख्या देखिए सबसे नीचे ब्लैक कलर वाली है उसको मैंने ब्लैक कलर का ही बनाया, इसको मैंने ऐसे कैसे ही रखा। और जो इसके नंबर है वो भी मैंने ऐसे कैसे लिख लिए, 0, 1, 2, 3 और 4, और इस तरफ -1, -2, -3, ठीक है। अब क्या हुआ, तो दूसरी संख्या रेखा को भी मैंने इसके साथ ही लिखना है, पर कैसे? तो इसको मैंने ऐसे लेटा हुआ ना करके इसको मैंने कर देना है खड़ा। खड़ा करने के लिए मैं इसको यहां से ऐसे खड़ा करूंगी, ठीक है। मान लीजिए ये इसका सर है, तो जब इसको मैं खड़ा करूंगी तो ये खड़ी होके कुछ ऐसी नजर आएगी। बताइए अब जो पॉजिटिव नंबर है वो कहां जाएंगे और नेगेटिव नंबर कहां जाएंगे? ऊपर कौन लिखा जाएगा और नीचे कौन लिखा जाएगा? फटाफट से ऊपर की तरफ कैसे नंबर मैम लिखूं? ऊपर प्लस के लिखे जाएंगे, नीचे माइनस के। ठीक है, ऊपर लिखे जाएंगे पॉजिटिव मतलब जमा वाली संख्याएं, है ना, बिना चिन्ह वाली, और नीचे लिखी जाएंगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने इसको खड़ा कर दिया। खड़ा करोगे तो देखो क्या होगा, सिर ऊपर आ जाएगा, पैर नीचे आ जाएंगे, और बीच में कौन रहेगा? फटाफट से बताएं, बीच में कौन रहेगा? 0। 0 ही रहेगा। तो बस मैंने क्या किया, इस संख्या रेखा को खड़ा करके इसके ऊपर लगा दिया, ऐसे इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, चलो थोड़ा सा ऊपर में से कर दूं, ऐसे यहां पर मैंने इसको रख दिया। और आपने कहा कि क्या होना चाहिए, इसका जो माइनस है वो ऊपर, सॉरी इसका जो प्लस वाली संख्याएं हैं वो ऊपर की तरफ को लिखी जानी चाहिए, और माइनस वाली संख्याएं जो है वो नीचे की तरफ को लिखी जानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने वैसे ही किया, पॉजिटिव वाली ऊपर और दूसरी वाली मैंने लिख दी है नीचे की तरफ को। और इसके भी बीचों बीच क्या लिखा जाएगा? तो इसके भी बीचों बीच लिखा जाएगा बच्चों 0, ठीक है। अब देखो, संख्या रेखाएं दो हैं लेकिन 0 सिर्फ एक है, तो ये 0 किसका हुआ? ये इस रेखा का हुआ या इस रेखा का हुआ? किसका ये 0 होगा? फटाफट से बताएं, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है? खड़ी वाली रेखा का है ये 0 या इस लेटी वाली रेखा का है 0? मैम दोनों का है। दोनों का है, वेरी गुड। ये किसका है? तो ये 0 बच्चों दोनों रेखाओं का है। अगर आप यहां से चल रहे हो तो भी इस पॉइंट को 0 मानना है, अगर ऊपर से नीचे को आ रहे हो तो भी इस पॉइंट को आपने 0 ही मानना है। तो ऐसा होता है, ये ऐसा दिखता है हमारा कार्तीय तल, ठीक है। किससे बना है? तो ये बना है दो संख्या रेखाओं से। तो वो आपने अच्छे से सीख लिया है। अब आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि ऊपर वाली संख्या रेखा में जमा वाली चीजें कहां को लिखें और माइनस वाली कहां को लिखें। बहुत से बच्चे इसमें भी डाउट में रहते हैं ना, कि माइनस ऊपर लिखें या नीचे लिखें। तो आपको अच्छे से पता लग गया, जो संख्या रेखा ऐसे लेटी हुई थी हमने बस उसको खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, ठीक है। ये सभी को समझ आ गया? क्या आप इसमें कभी कंफ्यूज होंगे? आप बताइए जरा कि कहां पर पॉजिटिव, कहां पर नेगेटिव, कहां पर जमा वाली संख्याएं, कहां पर माइनस वाली। अभी भी डाउट है तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। चलो, तो अभी हमने ये सीखा कि दो संख्या रेखाओं को जब हमने ऐसे मिला के लिखा तो कुछ नई चीज तो बन रही है। अब इसका नाम क्या होगा? तो जितनी जगह इस संख्या रेखा ने घेरी, जितनी जगह को इन दोनों संख्या रेखाओं ने घेरा, तो वहां पर एक तल बन गया और उसको हम कहते हैं कार्तीय तल। अगर आपको कार्तीय शब्द बच्चों याद नहीं रहता, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत या लिखने में दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर लिख सकते हो निर्देशांक तल, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। क्या लिख सकते हैं आप इसकी जगह पर? तो निर्देशांक तल, ठीक है। किसको कहेंगे हम कार्तीय तल और निर्देशांक तल? जो आपको ये पूरी चीज, पूरा
तल आपको यहाँ नजर आ रहा है, देखो ये पूरा यहां से यहां तक, इस पूरे तल को आप कहेंगे निर्देशांक तल, और इस पूरे तल के ऊपर ही आपकी कार्तीय पद्धति या फिर आपके जो निर्देशांक ज्यामिति है वो चलेगी, किस पर, तो इस पूरे कार्तीय तल पर। तो क्या सभी को समझ आया कार्तीय तल कौन है इसमें? अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो बच्चों, थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछते जाए, क्योंकि बाद के लिए डाउट रखोगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, डाउट अभी के अभी पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए मिटाते हैं इसको, कार्तीय तल हमने सीख लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको आएगा, पेपर में आपको पूछा जाएगा कि इन दो रेखाओं से मिलकर के जो तल बनता है उसका नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, इसे हम कहते हैं या तो कार्तीय तल या तो निर्देशांक तल। अब ये तो हमने देख लिया कि तल था कार्तीय या निर्देशांक। अब जब हम इसको ध्यान से देखें तो हमने ये देखा कि इन संख्या रेखाओं ने क्या किया, इस तल को 4 हिस्सों में बांट दिया। देखो पहला हिस्सा तो मुझे ये नजर यहां पर आ रहा है, ये इसका पहला हिस्सा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दूसरे हिस्से की तो दूसरा हिस्सा मुझे ये नजर आ रहा है, इसको मैं कहूंगी ये इसका दूसरा हिस्सा। आगे देखें तो ये हो गया इसका तीसरा हिस्सा, और उसके बाद देखें तो अगला हिस्सा जो होगा उसको हम कहेंगे ये कैसा हिस्सा है, तो ये है इसका चौथा हिस्सा। अब प्रश्न में आपको ऐसा पूछा जाएगा कि ये जो रेखाएं हैं जिनकी मदद से कार्तीय तल बना है, उसके जो ये भाग हुए, उसके जो ये टुकड़े हुए, कितने, 1 2 3 और 4, ये जो 4 टुकड़े हुए, इन टुकड़ों का भी एक नाम है, वो नाम क्या है? आपसे ऐसा पूछा जाएगा उन भागों के नाम बताइए, तो आपका क्या उत्तर होगा? अगर किसी को आता है तो बताएं बेटा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, ठीक है। इन 4 टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, इन चारों का नाम क्या है? ठीक है, तो इन चारों का, हाँ बताएं बताएं, किसने कहा था अभी माइक ऑन करके? चतुर्थांश में। वेरी गुड, इसका नाम है चतुर्थांश। इन चारों को हम एक नाम से पुकारते हैं जो जिसे हम कहते हैं चतुर्थांश। अभी देखते हैं ये चतुर्थांश क्या शब्द है, कहां से बना है, लेकिन उससे पहले इसको लिखना बच्चों अच्छे से सीख ले, इसको प्रोनाउंस करना भी अच्छे से सीख ले, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आता है और आपने इसको लिखने में थोड़ी सी गलती अगर कर दी तो फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन 1 ही नंबर का आएगा, उसमें अगर आप लिखने में गलती कर दोगे तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से देखिए, पहले चतु और थ लिख लो, था लिख लो, श लिख लो, ठीक है। पहले चतुर्थांश लिख लो, फिर था के ऊपर र लगा दो, हिंदी वाला, इसके अंदर लगा दो एक बिंदी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश कैसे इसका नाम पड़ा चतुर्थांश, तो हमें पता है चतुर का मतलब होता है एक तरह से 4, या फिर 4 से 4 हिस्से हुए, है ना, तो 4 का मतलब चतुर, और अंश यहां पर जुड़ गया, क्यों? क्योंकि ये जो अंश को हिंदी में कहा जाता है टुकड़े, या टुकड़े को हिंदी में कहा जाता है अंश। कितने टुकड़े हुए? 4 टुकड़े हुए, 4 टुकड़े हो गए तो नाम पड़ गया चतुर्थांश, ठीक है। 4 टुकड़े हुए तो नाम पड़ गया चतुर्थांश। अब इसको हम कहेंगे ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। आप कभी भी अपनी मर्जी से बच्चों इसको पहला मत कहना, इसको दूसरा मत कहना, इसको तीसरा या इसको चौथा मत कहना। जो आपको मैंने ऑर्डर बताया, जो मैंने आपको क्रम बताया, उसी क्रम में आपने इनको मानना है। इसके पीछे भी लॉजिक होता है कि क्यों इसको पहला कहा गया, क्यों इसी को पहला माना है, तो इसके लिए लॉजिक आप पढ़ेंगे बड़ी क्लास में, शायद 11th में या 12th में, ठीक है। उससे पहले आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि पहला हमेशा यहां से शुरू करना है, हमेशा, जितनी बार भी बोला जाए, फर्स्ट ये, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अभी हमने जो 2 चीजें सीखी, क्या आप सभी को वो समझ आ गई है? तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दीजिए, कोई भी डाउट इनमें है तो पूछो, क्योंकि सेट एग्जाम का रिविजन है, उसके साथ नो कॉम्प्रोमाइज, जितने भी डाउट है सभी क्लियर करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत आसान है, और साथ ही आसान होने के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, और क्या पता 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। तो इसे बिल्कुल भी अपने दिमाग के ऊपर ऊपर से ना जाने दे, बिल्कुल इसको समझे, बिल्कुल दिल से इसको समझे, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इसको मिटा देती हूँ। आपको समझ आ गया है कार्तीय तल और चतुर्थांश के बारे में। अब हम सीखेंगे कि इसको नाम कैसे देना है। हम सभी को पता है कि इसके साथ जो है वो नाम भी लिखा जाता है, तो वो नाम कैसे देना है वो एक बार सीख लेते हैं। एक मिनट, चलिए तो इसको करते हैं थोड़ा सा जूम।
और संख्या रेखाओं को भी बढ़ा देते हैं थोड़ा थोड़ा। इसको थोड़ा सा आगे ले आए और इसको भी थोड़ा सा ऐसे आगे ले आए, इसको थोड़ा सा ऊपर और इसको थोड़ा सा नीचे। अब हमने इन रेखाओं को नाम देना है, तो कैसे नाम देंगे? देखो ये सभी को याद रखना होगा कि जो हमेशा क्षैतिज या फिर जो लाइन हमेशा लेटी हुई रहती है उसको हम कहते हैं ये एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है? तो इसको हम कहेंगे बच्चों कि ये एक एक्स अक्ष है, इसका नाम हमेशा एक्स के रूप में ही होगा। तो अक्ष तो ये एक्स है, पर फिर भी इसको हम दो नाम देते हैं। जो जमा वाला होगा, जहां पर देखिए जमा वाली संख्याएं लिखी जाएंगी, जहां पर हमने जमा वाली संख्याएं लिखी हैं उस तरफ वाले साइड को हम नाम दे देंगे एक्स का, और जो माइनस वाली संख्याएं जिस तरफ लिखी जा रही हैं उसको हम नाम दे देंगे, उसमें भी एक्स तो लिखा ही जाएगा। एक्स तो हमने लिखना ही है, एक्स तो मैंने यहाँ पर लिखना ही है, लेकिन इसके साथ मुझे एक डैश जो है वो लगाना पड़ेगा। क्यों? डैश को आप कैसे याद रख सकते हो कि संख्याओं के साथ माइनस था, यहां पर देखें तो संख्याओं के साथ बच्चों माइनस था, तो हमने क्या किया, एक्स को भी माइनस दे दिया। कैसे? तो खड़ा करके, ठीक है, माइनस ऐसा होता है पर माइनस को हमने खड़ा करके एक्स के सिर पे रख दिया, तो ये बन गया एक्स डैश। ठीक है, याद रहेगा सभी को कि पॉजिटिव साइड को कहेंगे एक्स और उसी की माइनस वाली साइड को कहेंगे एक्स डैश। तो अगर एक्स अक्ष में ऐसा हो रहा है तो वाई अक्ष में भी सेम ऐसा ही होगा। तो बताइए वाई के नीचे वाली साइड को मैं किस नाम से पुकारूं? वाई की नीचे वाली साइड वाई डैश। वाई डैश। वेरी गुड, वाई डैश। क्यों? क्योंकि नीचे वाली संख्याएं माइनस की हैं और इसको हम नाम दे देंगे वाई और साथ में माइनस को खड़ा कर दिया तो बन गया डैश। ठीक है, तो इसका नाम हो गया वाई डैश और ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ वाई। तो ये होता है बिल्कुल आपका कार्तीय तल, जिस पर आपकी पूरी निर्देशांक ज्यामितीय घूमेगी। इसी पूरे तल पर आप जो है वो अपनी निर्देशांक ज्यामिति को सॉल्व करोगे, हल करोगे अपने सवालों को। तो अगर आपको ये तल बनाना आ गया, आपको इसका नामकरण आ गया, आपको ये पता लग गया कि पहला चतुर्थांश कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, तो आपका कार्तीय तल कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब आपने कार्तीय तल को अच्छे से बनाना सीख लिया तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। अभी बताएं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? कैसे बनाना है, कैसे इसके नाम रखने हैं, कहां पर जो है वो जमा वाली संख्याएं आएंगी, कहां पर माइनस वाली संख्याएं आएंगी? किसी को कोई डाउट है तो पूछे फटाफट से। नहीं है तो चलिए अभी एक और चीज समझते हैं। ये यहाँ पर एक और चीज आपको बच्चों याद रखनी होगी कि जो आपकी संख्या रेखा एक ऐसे को गई और एक आपकी संख्या रेखा ऐसे को आई, ठीक है, ये कहां पर मिली? तो इस बिंदु पर ये आपस में टकराती हैं, इस बिंदु पर ये आपस में प्रतिच्छेद होती हैं। इस बिंदु पर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये लाइन आई, ये लाइन आई, दोनों जो है वो यहाँ पर टकरा गई, प्रतिच्छेद हो गई। तो इस बिंदु का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इस बिंदु का एक खास नाम होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कोई बता सकता है इसे हम क्या मूल कहेंगे? बिंदु। वेरी गुड, इसे हम कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। किस बिंदु को? जहां पर भी ये दोनों रेखाएं आकर के आपस में टकराती हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु को याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था कि बताइए किस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, या ऐसा आया होगा कि डैश बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए उस वक्त मूल बिंदु। ठीक है, तो ये तीन चीजें अच्छे से याद रखिएगा। अभी बढ़ते हैं आगे, इन पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं, फिर अगला कंसेप्ट जो है वो सीखेंगे। चलिए 3.1 हम नहीं कर रहे, ठीक है, 3.1 हम नहीं करें, हम 3.2 करेंगे डायरेक्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पोल में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि सेट एग्जाम का रिवीजन जब होता है तो हम पोल में क्वेश्चन नहीं करते, हम आपकी बुक के क्वेश्चन ही करते हैं और उनको डायरेक्ट डिस्कस करके करते हैं। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चन नहीं होंगे। अभी देखिए, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? बताइए अपने हिसाब से इसका आंसर बताएं। उनके क्या नाम है जिन रेखाओं से आपका कार्तीय तल जो है वो बनता है? सभी ने पढ़ा? मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, मैम आवाज नहीं आ रही है।
बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, एक बार क्लास को लेफ्ट कर दीजिए और फिर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ओके मैम। ओके बेटा, बाकी बच्चे आंसर बताएं फटाफट से भाई, क्या होगा उनका नाम, एक्स चैट में लिख। वाई और वाई डैश। मैम एक्स और वाई। ठीक है, वेरी गुड। देखिए पहला उत्तर भी सही था और दूसरा उत्तर भी सही है, दोनों कैसे सही है, तो बस वही अब हम सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को आपने किया होगा अपनी तरह से, अब आप मेरी तरह से इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को जब मैंने ध्यान से देखा तो हमने देखा कि ये पूछ रहे हैं कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रश्न में दो शब्द चुने, पहला है क्षैतिज, दूसरा है ऊर्ध्वाधर। तो अगर आप इस तरह से इसका आंसर दे पाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं उस वक्त याद आ रहा कि क्षैतिज क्या था ऊर्ध्वाधर क्या था, तो आप डायरेक्ट एक्स वाई या जैसा इन्होंने कहा एक्स एक्स डैश या वाई वाई डैश भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको, हाँ ठीक है बेटा ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहो तो आप इन शब्दों का जरूर जरूर यूज करना। तो जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर। प्रश्न में पूछा है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो आप भी उत्तर में लिखेंगे कि क्षैतिज रेखा कौन सी और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी। ठीक है, अगर आपने इस तरह से अपना आंसर दे दिया बच्चों तो कभी भी गलत नहीं होगा। गलत तो दूसरा वाला भी नहीं होगा, दूसरे वाले शॉर्टकट से आंसर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्षैतिज रेखा कौन सी, तो बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए कि क्षैतिज रेखाएं होती कैसी हैं। तो क्षैतिज रेखाएं उन रेखाओं को कहते हैं जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ को चलती हैं। और अपने अगर हम कार्तीय तल की बात करें तो कौन सी रेखा ऐसी सीधी लेटी रहती है, उसका नाम क्या था। कार्तीय तल में उस रेखा को हमने क्या नाम दिया था, बताइए फटाफट से। एक्स एक्सिस। ठीक है, आपने कहा एक्सिस, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम हिंदी में अक्ष। ठीक है, तो अब दो चीजें यहां पर उठती हैं कि अगर आप रेखा लिख रहे हो तो रेखा के हमें पता है दो बिंदु या दो पॉइंट्स होते हैं उसका नाम करने के लिए। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैंने यहाँ लिखा ए बी, तो मैं कहूंगी इस रेखा का नाम ए बी है ना, ऐसा कहते हैं ना, जब हम रेखा बनाते हैं तो उसके जो भी बिंदु होते हैं उससे उसका नाम बनता है। तो वैसे ही अगर ये एक्स डैश है और अगर ये एक्स है तो इस रेखा का नाम अगर आप लिखोगे बच्चों तो आपने लिखना है एक्स डैश एक्स। और अगर आप अक्ष का नाम लिखोगे तो आप लिख सकते हो साधारण एक्स अक्ष। ठीक है, पूछा यहां पर रेखा गया है तो कोशिश कीजिएगा कि रेखा ही आप लिखें कि क्षैतिज रेखा है एक्स डैश एक्स। और अगर बात करें हम अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा की तो ऊर्ध्वाधर रेखा हमेशा जो है वो सीधी खड़ी रहती है। ठीक है, कहां को जाती है वो, तो ऊपर से नीचे की तरफ को वो जाएगी, नीचे से वाई ऊपर वाई की तरफ डैश। को जाएगी। ठीक है, तो अगर बात करें रेखा की तो इसका नाम हो जाएगा वाई वाई डैश या वाई डैश वाई, जो भी आप लिखो, है ना। और अगर बात करें अक्ष की तो अक्ष कौन सा होगा, बताएं जरा, अक्ष कौन सा होगा। एक्स एक्स डैश में एक्स अक्ष है तो वाई वाई डैश में कौन सा अक्ष होगा, कौन सी एक्सिस होगी, वाई वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ क्या कि अगर आप लिख रहे हो रेखा तो आप लिखेंगे एक्स डैश एक्स, अगर आप लिख रहे हो अक्ष तो लिख देना बस एक्स अक्ष। ठीक है, और अगर आप लिख रहे हो वाई के बारे में तो वाई वाई डैश रेखा, और अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष। ये आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर था। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूं अगर आपको ये सब चीजें नहीं करनी है तो आप साधारण सा एक्स वाई या एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश भी लिख सकते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा गया हमने भी उसी भाषा में उत्तर दिया। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई, रेखा और अक्ष में फर्क समझ आ गया, तो फटाफट से वाई टाइप कर दें ताकि हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ सके। कोई भी डाउट अगर है तो पूछ लो, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछिए, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ ये सेट एग्जाम के लिए रिवीजन है, इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। डाउट आता है तो पूछ लिया करें। ठीक है, तो अभी के लिए बढ़े आगे, चलिए तो बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल, जो कि आपको पूछा गया है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताओ। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना है, ये कह रहे हैं कि इन दो रेखाओं, कौन दो रेखाएं भाई, जिन रेखाओं, ये कह रहे हैं जिन रेखाओं से आपका कार्तीय तल बना उन दो रेखाओं से बने इस तल के भाग के नाम बताओ। तो बताइए भाग के नाम को हमने क्या नाम दिया है,
भाग मतलब जो इसने टुकड़े किए, जो इसने इसके हिस्से किए, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा पीछे, चतुर्थांश। चतुर्थांश। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको कि इसके भाग के जो नाम है वो है चतुर्थांश। किसके जो भी भाग हुए, जो टुकड़े हुए, ये देखिए, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपको सवाल ऐसा पूछा जाए कि इन दो रेखाओं से बने तल का नाम बताएं, अब आपसे भाग नहीं पूछ रहे, बोल रहे हैं कि इन रेखाओं ने जो तल बनाया उसका क्या नाम है, तो क्या नाम होगा? बताइए, तल का नाम क्या होगा? वो क्या होगा बेटा? मूल बिंदु। तल, तल, तल होता है ये जो इन्होंने पूरी जगह घेरी ना, इसे हम कहते हैं तल। ठीक है, तो इस पूरे को क्या नाम दिया था हमने? कैसा तल? निर्देशांक तल। हाँ, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं निर्देशांक तल। और एक और नाम इसको हमने दिया था, कौन सा? कार्तीय तल। ठीक है, हाँ, अगर आपको नहीं वो याद रखना है कार्तीय, तो आप उसको नहीं भी लिखो, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन कोई एक चीज आप लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हो निर्देशांक तल, और दूसरा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कार्तीय तल। ठीक है, भाग होंगे चतुर्थांश और तल होगा या तो कार्तीय तल या तो निर्देशांक तल। फिर से इनके बीच में डिफरेंस समझ लो। ये पूरा जो हिस्सा इन्होंने घेरा, ये पूरा जो हिस्सा इन्होंने घेरा, ये पूरा जो तल इन्होंने एक बनाया, इस पूरे को हम कहते हैं ये कार्तीय तल है या निर्देशांक तल है। और अगर बात करें चतुर्थांश की, तो ये आपका पहला चतुर्थांश, ये आपका दूसरा चतुर्थांश, ये आपका तीसरा चतुर्थांश और ये आपका चौथा चतुर्थांश। ठीक है, भाग होंगे चतुर्थांश और पूरे की बात करें तो वो हो जाएगा निर्देशांक तल। ये सभी को समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछे, कोई डाउट अगर है तो बच्चों पूछ ले फटाफट से, नहीं है तो वाई टाइप हमें कर दो। कार्तीय तल कौन सा है? जी बेटा, फिर से अपना सवाल पूछे बेटा। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई, फिर से अपना सवाल पूछें। हम कार्तीय तल। अच्छा, कार्तीय तल, ये देखो कार्तीय तल आपका, मैं इसको कलर कर रही हूँ अभी ग्रीन से। ठीक है, ग्रीन से। तो ये पूरा जो तल बना, जितना भी हिस्सा इन्होंने घेरा दोनों संख्या रेखाओं ने, इस पूरे तल को हम कहेंगे कार्तीय तल। अगर पूरे की बात आई तो उसको कहते हैं तल, कार्तीय तल या निर्देश। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये बस एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो पूरे हिस्से की बात करेंगे तो उसको हम तल कह देते हैं। तल का नाम या तो निर्देशांक तल कह दो या कार्तीय तल कह दो। अगर बात आती है हिस्सों की, हिस्से मतलब जो ये टुकड़े यहाँ पर किए गए, उसकी बात अगर आती है इन टुकड़ों की, तो हम कहेंगे ये है चतुर्थांश। ठीक है, ठीक है, एक बार वाई Yes, ma'am. अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है। चलो, तो अभी एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मूल प्रतिच्छेद, बिंदु। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। ये वो बिंदु है, यहां पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर दोनों लाइनें एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो इस बिंदु को हम कहेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, चलो, तो अभी ये तीन चीजें हमें समझ आ गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा और बेसिक सीखेंगे, फिर और ज्यादा क्वेश्चंस को जो है वो करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये तीन चीजें हमने सीख ली। कार्तीय तल क्या होता है, उसके भाग क्या क्या होते हैं, सब कुछ हमने सीख लिया। अब देखिए, हमने अपना कार्तीय तल बनाया, ये और ये, लेकिन जब तक हम इसमें कुछ बनाएंगे ही नहीं तो हमारे पास इसका क्या फायदा? अगर हमने अपना कार्तीय तल ऐसे बस बना के रख दिया है और हम इसमें कुछ ड्रॉ ही नहीं कर रहे, किसी बिंदु को हम यहाँ पर दर्शा ही नहीं रहे, तो इस कार्तीय तल को बनाने का क्या फायदा? ये तो हमें बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। कैसे भरा जाता है? तो देखिए, ऐसा आपको दिखेगा, जब आपका कार्तीय तल भरा हुआ होगा तो आपका कार्तीय तल कुछ ऐसा दिखेगा, आपका निर्देशांक तल कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, एक लाइन यहां से जा रही है, एक लाइन यहां से जा रही है, लाइनें लाइनें बहुत सी हमें रेखाएं दिख रही हैं, बिंदु हमें दिख रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि ये तल है भरा हुआ। ये कैसे भरते हैं, किसकी मदद से भरते हैं, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। अभी हमने तल के बारे में सीख लिया, अब सीखेंगे इस तल को भरना किसकी मदद से है, कहां कहां पे बिंदु बनाने हैं, उसके बारे में कौन बताता है, तो उसके बारे में हमें बताते हैं निर्देशांक, जो आपके चैप्टर का देखिए फिर से नाम आ गया। तो निर्देशांक क्या होते हैं पहले वो सीखते हैं, फिर देखेंगे उनको कैसे लिखा जाता है।
तो बच्चों निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक वो संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? निर्देशांक ऐसी संख्याएं हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा जो बिंदु है उसकी स्थिति, उसका स्थान क्या है। लाइनें कौन सी थी? तो लाइनें हमारे पास एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश थी जो हमें बता रही थी बिंदु के बारे में। लेकिन बात करें संख्याओं की तो उनको हम कहते हैं निर्देशांक। निर्देशांक की मदद से हम ये पता करते हैं कि हमारा जो बिंदु है वो कहां पर बना है। कैसे पता करते हैं सीखते हैं अभी फटाफट से उदाहरण के तौर पे। पर पहले एक चीज जो सीखनी सबसे जरूरी है वो ये है कि निर्देशांक को कैसे लिखा जाए। निर्देशांक को लिखने का हमेशा एक तरीका होता है जिसे ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकती, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। वो तरीका क्या है? ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में जो है वो पहले एक्स के बारे में लिखा जाएगा और बाद में वाई के बारे में लिखा जाएगा। पहले एक्स अक्ष पे कौन सी संख्या लेनी है उसके बारे में लिखा जाएगा, फिर वाई अक्ष की कौन सी संख्या लेनी है उसके बारे में लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक है। अगर मान लो आप एक्स अक्ष का 6 ले रहे हो तो आपको 6 आगे लिखना पड़ेगा। अगर आपने 6 को पीछे लिख दिया, ठीक है, अगर आपने 6 को यहाँ पीछे लिख दिया तो माना जाएगा कि ये वाई का है। अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि थ्योरी में समझ नहीं आता, ये बना के ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना कि जो चीज पहले लिखी गई होगी वो हमेशा ही एक्स के बारे में होगी और जो चीज बाद में लिखी गई होगी वो हमेशा ही वाई के बारे में होगी। याद रखें, हमेशा, हमेशा मैं कह रही हूँ। चलिए बनाते हैं फटाफट से एक निर्देशांक तल। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी भी मेरे साथ साथ एक तल बना लो, निर्देशांक तल, क्योंकि अभी आपको भी मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो आप भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतने अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ आएगा। ठीक है। तो सबसे बीच में रहता है हमारा 0 और 0 के इस पार 1 2 3 4 5 और 0 से इस तरफ -1 -2 -3 -4। ठीक है। बात करते हैं तो y का देखिए पॉजिटिव नंबर ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब जमा वाली संख्याएं जाती हैं ऊपर की तरफ। तो 1 2 3 4 और माइनस वाली संख्याएं आती हैं नीचे की तरफ। ये मेरा निर्देशांक तल तैयार है, बस इनके नाम फटाफट से लिख लीजिए। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब हमने क्या करना है? तो मैंने आप सभी को एक निर्देशांक दिया जिसका नाम है 2,3। चलो अब मैं यहां पर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा कि पहले x है या y है। जो चीज पहले लिखी गई है वो किसकी है ये आपको खुद से पता करना होगा। कैसे? तो अब अगर आपको नियम याद है तो आपको ये भी याद रहेगा पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। तो पहले x वाली चीज बाद में y वाली चीज। हिंट आपको मैं दे दूं, करना क्या है? तो x अक्ष पर 2 को ढूंढो और y अक्ष पर 3 को ढूंढो। चलो और फिर उनको साथ क्या करना है पहले मैं देखती हूँ कि कितने बच्चों को वो पता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कितने बच्चों को डाउट है, फिर हम इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, पहले आप मुझे सॉल्व करके बताएं। ठीक है। 2,3 है, इसको जो है वो आप सभी कार्तीय तल पर, अपने अपने कार्तीय तल पर जो आपने नोटबुक में बनाया उस पर इसको निरूपित करिए और मुझे अपनी नोटबुक जो है वो आप सभी चेक करवाएं। चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के फटाफट से कोशिश करें। क्योंकि एग्जाम के लिए तो जितना रिवाइज करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा होता है। अभी आप इसको खुद से बनाओगे तो आपको एग्जाम के लिए भी काफी हेल्प मिलेगी कि अच्छा ऐसे ऐसे बनाना था। क्योंकि गलतियां जितनी करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है। जितनी गलतियां करोगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो जिसका भी बन जाएगा वो अपना जो है वो कैमरा ऑन कर लेना और मुझे बता देना। नौ बज के 10 मिनट हुए हैं, 9:11 पे मैं इसे खुद सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग इसे करना चाहते हो तो आप सभी इसको जरूर सॉल्व कीजिए और अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं। ठीक है। कार्तीय तल बना के रखें क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको मैं दूंगी, आपको बहुत से क्वेश्चन मैं देने वाली हूं। तो उस तल को बना के रखो, एक ही तल पे आप उसको निरूपित करते रहना। ठीक है। तो अभी शायद अंजू अपनी नोटबुक दिखा रही हैं। ठीक है। तो x का हमने 2 ढूंढना था और y का 3। ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएं, बाकी बच्चे भी इसको कोशिश करें बनाने की। अच्छा मैं 10 सेकंड का वेट करती हूँ। जो जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं कैमरा ऑन कर देना, फिर उसके बाद मैं खुद इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अभी किसी का कैमरा ऑन नहीं हुआ है तो मैं इसे हल करती हूँ। देखो कैसे हमने इसको निरूपित करना होता है, तो बहुत ही आसान है लेकिन साथ ही साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इस प्रश्नावली का बच्चों कोई भी क्वेश्चन आप कोशिश करें कि ना आपसे छूटे, क्योंकि ये इतना इजी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कैसा कि ये निर्देशांक दिए हैं, बहुत सारे दिए होंगे, एक नहीं कम से कम 4-5 आपको निर्देशांक मिले होंगे, उनको आपने बस कार्तीय तल पे निरूपित करना होगा और आपके 3 नंबर या 5 नंबर पक्के। बिल्कुल सिंपल सा। तो करना क्या होता है, पहले हमने पता तो ये कर लिया कि पहली चीज x की है, दूसरी चीज y की है, तो सबसे पहले हम अपने x अक्ष पर इस 2 को ढूंढेंगे कि कहां इस पूरे x अक्ष में ये 2 कहां लिखा गया है। तो मैंने ढूंढ लिया, इसे हमने यहां लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि y की जगह पे 3 है, तो मतलब हमने y अक्ष पर, इस पूरे अक्ष पर हमने ढूंढना है कि 3 कहां लिखा गया है। तो जब मैंने ढूंढा तो मुझे 3 यहां पर मिला, ठीक है। 3 मुझे कहां मिला, तो 3 मुझे यहां पर मिला। अब हमने 3 भी ढूंढ लिया, 2 भी ढूंढ लिया, तो कुछ बच्चे इसको ऐसे मिला देते हैं, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, ऐसे इसको कभी ना मिलाएं, ठीक है। करना क्या होता है, तो क्योंकि हमने बिंदु ढूंढना है, बिंदु ढूंढना है, तो अगर आप ऐसे लाइन लगा लोगे तो बिंदु तो मिला ही नहीं। तो बिंदु ढूंढने के लिए करेंगे क्या, आप अपने इस 2 से ऊपर की तरफ को लाइन लेके जाएंगे, ठीक है, और इस 3 से आगे की तरफ को लाइन लेके जाएंगे। बिल्कुल ध्यान दे बच्चों, 2 से ऊपर की तरफ को ही क्यों लेंगे, क्योंकि देखो 2 का डंडा कहाँ है, 2 का डंडा ऊपर को है, मतलब यहां से लाइन या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी, ठीक है। इस तरफ को और इस तरफ को यहां से लाइनें नहीं बढ़ती। एक्स अक्ष हमेशा या तो अपनी लाइन को ऊपर भेजेगा या तो नीचे भेजेगा, ठीक है। और वाई अक्ष की बात करें तो इसकी जो लाइन जाएगी या तो इस तरफ जाएगी या तो इस तरफ जाएगी। माइनस में भी सेम ऐसा होगा, या तो इस तरफ को या तो इस तरफ को, एक्स वाले की या तो ऊपर को या तो नीचे को, ठीक है। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी हमने क्या किया, तो एक रेखा 2 से ऊपर को ले गए, एक रेखा 3 से आगे को लेकर के आए। जिस बिंदु पर ये दोनों आपस में टकरा गई उसी बिंदु को हम इसका नाम दे देंगे, इस निर्देशांक को, ठीक है। ये निर्देशांक हमें कहाँ मिला, तो ये हमें इस बिंदु पर मिला, इस पॉइंट पर हम इसको लिखेंगे कि इसका नाम है 2,3, ठीक है। कभी भी क्या करें, जब भी आप मान लो आपने अपना बिंदु बिल्कुल सही बनाया, ऐसा भी होता है, ध्यान से सुने, क्या गलती होती है कि बिंदु तो आप सभी बिल्कुल सही बनाते हैं, पर नाम जब लिखते हो तो नाम लिखने में थोड़ी सी जल्दबाजी करके आप इसको क्या लिख देते हो, आप इसको लिख देंगे 3/2। अगर आपने इसको 3,2 लिख दिया तो इसका एग्जामिनर सोचेगा कि 3 पहले है, तो मतलब एक्स अक्ष का तो 3 होना चाहिए था, तो इन्होंने वाई अक्ष का 3 क्यों लिया। अगर 2 पीछे है तो वाई अक्ष का तो 2 होना चाहिए था, है ना, तो इन्होंने 3 क्यों लिया। तो इसलिए अगर आपने बिंदु सही बनाया है और नाम गलत लिख लिया है तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ही माना जाएगा। इसलिए बिंदु के साथ साथ उसका नाम भी बिल्कुल सही लिखना है। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है 2,3। अभी बताएं, किसी बच्चे को निर्देशांक को इस पूरे तल में शो करने में कोई दिक्कत अगर हो रही है तो मुझसे पूछें, अगर नहीं है तो बच्चों वाई टाइप कर दें। ये आपका निर्देशांक था, अगर नहीं है तो वाई टाइप कर दे। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लें, कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है तो जरूर मुझसे पूछें। अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला निर्देशांक था। चलिए, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूं। अब हमारा दूसरा निर्देशांक जो है उसका नाम है -4,4। चलिए, -4,4, थोड़ा इसको मैं साइड में लिखती हूँ क्योंकि अभी मुझे बनाना है। नया तल मत बनाओ, जो तल आपने बनाया उसी पे निरूपित कर दो। जो आपने तल अभी बनाया था ना, जिसपे आपने 2,3 को निरूपित किया, उसी पे आप -4,4 को भी निरूपित कर दो और मुझे अपना आंसर दिखा दीजिए। नोटबुक दिखाया करें बच्चों, कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाया करें। अगर आप जब कैमरा ऑन करते हो, आपका फ्रंट कैमरा ऑन होता है, तो आपने उसको कैसे बैक करना है, देखो यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिख रहा होगा अपने फोन में, थोड़ी ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसा स्पीकर दिख रहा होगा आपको अपने फोन में सबसे ऊपर सबसे टॉप में। उसके साथ में एक ऐसी चीज बनी है, नीचे को, फिर ऊपर को, फिर बीच में गोला। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका बैक कैमरा, जो कैमरा पीछे वाला है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपको अपनी नोटबुक दिखाने में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो फ्रंट कैमरा अगर आपका ओपन हो रहा है तो आप इस वाले सिंबल पे क्लिक करना, तो आपका जो है वो बैक कैमरा खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। चलिए,
अभी बताएं किस किसने कर लिया। -4 और जमा का 4 एक्स अक्ष पर कौन है, -4 है, तो एक्स अक्ष पर -4 को ढूंढिए, वाई अक्ष पर जमा के 4 को ढूंढिए, लाइनें खींचिए, रेखाएं खींचिए, जहां पे टकरा गई वो बिंदु आपका होगा -4 और 4 का बिंदु। ठीक है, फटाफट से बताएं जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था, काफी इजी था। तो अभी मैं 10 सेकंड का वेट करती हूँ। जो बच्चे अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो वो अपना कैमरा ऑन कर लेना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं इसको। एक्स अक्ष पर हमने ढूंढना था कि -4 कहाँ है, तो एक्स अक्ष पर -4 मुझे यहां नजर आया, क्योंकि ये पूरा भले ही ये एक्स डैश है पर ये पूरा का पूरा है तो एक्स अक्ष ही है ना, इस पूरे को हम एक्स अक्ष ही मानते हैं। आप कहेंगे कि मैम आपने तो यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई को लिखा, जबकि एक्स डैश और वाई डैश तो कहीं लिखे ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होते, इसका मतलब है कि एक्स के अंदर ही एक्स और एक्स डैश है और वाई के अंदर ही वाई और वाई डैश है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि जब तक यहाँ पर एक्स डैश नहीं लिखा जाएगा तब तक हम इस जगह पर आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं यहाँ पर -4 मैंने देखा एक्स अक्ष पर कहाँ था, तो वो यहाँ पर बैठा हुआ था। ठीक है, मुझे मिल गया, मैंने इसको छोटा सा सर्कल लगा लिया। वैसे यहाँ पर सर्कल बिल्कुल नहीं लगाना है, ये मैंने लगा लिया, पर चलो इसको मैं हटा देती हूँ। उसके बाद y पर ढूंढना था 4, तो y पर मैंने ढूंढा तो 4 मुझे यहां पर नजर आया। ठीक है, फिर वही काम हमने करना है। मैंने कहा कि x की रेखा हमेशा ऊपर को जाएगी और y की रेखा जो है वो दाएं बाएं कहीं भी जा सकती है। ठीक है, x की रेखा ऊपर नीचे, y की रेखा दाएं बाएं, तो इन दोनों ने कहां पर ये दोनों आपस में टकरा गई, तो इस बिंदु पर ये लाइनें आपस में टकरा गई हैं, तो इसका मतलब इस बिंदु का नाम है -4,4। ठीक है, मैंने कहा नाम लिखने में बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें, ऐसा ना करें कि 4 और -4 लिख दिया, -4,4 है तो ऐसे आपने इसको लिखना है। ठीक है, एक और इसका उदाहरण कर लेते हैं उसके बाद करेंगे अगला अपना कंसेप्ट। अगला अगर आपको मैं निर्देशांक दूं तो वो है -3, -3। ठीक है, तो आप लोग अपनी नोटबुक नहीं दिखा रहे हैं तो इसलिए इसको मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो एक्स अक्ष का भी -3 हमें चाहिए और वाई अक्ष का भी -3 हमें चाहिए। तो सबसे पहले एक्स पे ढूंढो, एक्स पे मैंने ढूंढा तो -3 यहाँ था, फिर मैंने वाई अक्ष पे ढूंढा तो -3 यहाँ था। अब क्या हुआ, तो अब वही लाइनें लगानी है। एक्स अक्ष की लाइन हमेशा नीचे की तरफ को आएगी और वाई अक्ष की लाइन हमेशा दाएं या बाएं जाएगी, तो ऐसे यहाँ पर ये दोनों चले गए और जिस बिंदु पर ये टकरा गए उस बिंदु को हम नाम दे देंगे किसका, तो -3, -3 का। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण यहाँ पर थे जो आपको अच्छे से यहाँ पे जो है वो आने चाहिए। तो अब बताएं इन तीनों उदाहरणों में से किसी एक में भी किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछें। अगर आपको समझ आ गया कि कैसे करना है तो आप सभी जो है वो वाई टाइप कर सकते हो। फटाफट से करें बच्चों, अगर आपको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। किसी बच्चे को समझ नहीं आया क्या, अपना अपना आंसर दें फटाफट से। अगर समझ आ गया तो वाई लिख दो, नहीं आया तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि इसका काम अभी हो चुका है खत्म। अब हम सीखने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जी हाँ, इस कार्तीय तल से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चे रहते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज, जबकि वो इतना कंफ्यूजन पैदा करने वाला है नहीं, पर कोई बात नहीं, होती है, मुझे भी होती थी। जब हम 9th में पढ़ते थे हमें भी बहुत कंफ्यूजन होती थी कि क्या ये पढ़ रहे हैं, कहाँ से ये चीजें आई। हम तो निर्देशांक पढ़ रहे थे, अब ये नई चीजें कहाँ से इन्होंने हिंदी यहाँ पर डाल दी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि निर्देशांक को कैसे लिखा जाता है, तो निर्देशांक लिखे जाते हैं कैसे, कौन बताएगा फटाफट से। पहले किसको लिखते हैं बाद में किसको लिखते हैं, बिल्कुल क्विकली कौन बताएगा माइक ऑन करके। मैम XY वेरी गुड, चित्र जल दरवाजा।
पहले x और बाद में y, ठीक है। अब हुआ क्या, तो मैथ वालों ने सोचा कि यार इनको हम x y बोल रहे हैं, इनको x y बोल के हम थक गए, तो क्या करना चाहिए। तो सबने सोचा क्या करें क्या करें, तो सोचा कि क्यों ना हम इनके नए नाम रख दें, क्या करें, क्यों ना हम x और y के अब नए नाम रख दें। तो x और y की जगह पर नए नाम रख दिए गए। x का नाम रख दिया बच्चों भुज, ठीक है, x का नाम रख दिया बच्चों भुज, और y का नाम इन्होंने रख दिया कोटि, ठीक है, x का नाम रख दिया भुज और y का नाम रख दिया इन्होंने कोटि। तो बस अब आप बोलेंगे ये भुज कोटि आपने अपनी बुक में पढ़े होंगे, पर क्या आपको समझ आए थे क्या है ये चीजें। तो अभी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि भुज और कोटि और कुछ भी नहीं है, बस x और y का नया नाम है, ठीक है, क्या है, तो x और y का नया नाम। ये सभी को क्लियर हुआ, अगर क्लियर हुआ तो फटाफट से बच्चों y टाइप कर दें कि भुज और कोटि x और y के बस नए नाम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक था हमारा भुज और दूसरा है हमारा कोटि। अब जान लेते हैं इनके बारे में। तो भुज की अगर परिभाषा लिखने को आपको आ जाए कि बताएं बच्चों भुज क्या होता है, तो आप लिखेंगे भुज और कुछ भी नहीं है, भुज जो है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक है। अभी आपने कहा कि ये एक्स है, अब आप कह रहे हैं ये एक्स अक्ष का निर्देशांक है, ये तो दोनों ही चीजें अलग अलग हो गई। जी नहीं, ये दोनों चीजें अलग नहीं है, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि देखो जब हमने पीछे ड्रॉ किया था, है ना, जब हमने अपनी इनको एक्स और वाई को यहाँ लिख करके, यहाँ पर जो संख्या थी 5 और 6 ऐसी संख्या थी, तो जब हमने इनको कार्तीय तल पे दर्शाया था तो एक्स को हमने 5 माना था, तो ये 5 को कहा जाता है एक्स अक्ष का निर्देशांक। क्या इसको कहते हैं हम, एक्स अक्ष का निर्देशांक। और 6 को कहा जाएगा, 6 क्या है, तो 6 है वाई अक्ष का निर्देशांक। देखो ये कार्तीय तल था यहाँ पर, 1 2, एक यहाँ पर एक्स अक्ष का निर्देशांक है, -1 जो है वो वाई अक्ष का निर्देशांक है। मतलब ऐसे आपको ये समझना होगा कि एक्स और वाई की जगह पर जो है वो अक्षों के निर्देशांक लिखे जाते हैं। इसको मैं कल आपको फिर से बता दूंगी, चाहे अभी इसको कर लेते हैं फटाफट से कंप्लीट, है ना, नहीं तो बहुत डिटेल में चला जाएगा ये, फिर ये छूट जाएगा। तो ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि मैंने यहाँ पर एक्स अक्ष का निर्देशांक क्यों लिखा है। लेकिन भुज को हम कहते हैं एक्स अक्ष का निर्देशांक, और बात करें कोटि की तो कोटि होगा वाई अक्ष का निर्देशांक। अभी आप सभी को ये समझ आ गया कि भुज और कोटि जो है वो एक्स और वाई के नए नाम हैं। पर अभी एक और दिक्कत होती है, वो क्या दिक्कत होती है कि हमें ये याद नहीं रहता कि भुज में एक्स आता है और कोटि में वाई आता है। अभी तो हमने सीख लिया, अभी तो हमने ताजा ताजा पढ़ा है, हमें याद रह गया। पर पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम भूल जाते हैं कि भुज कौन था और कोटि कौन था। दोनों के नाम तो याद रहेंगे पर इनके अंदर क्या चीज थी वो भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, अगर आपको वो आपके काम अगर आए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। ट्रिक क्या है, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखो अगर आपको इसमें से किसी एक का भी हमेशा के लिए याद रह जाए, अगर आपको ये याद रह जाए कि भुज हमेशा एक्स होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा कि अगर भुज हमेशा ही एक्स है तो कोटि हमेशा ही वाई रहेगा, है ना। तो अगर एक के लिए हम ट्रिक बना दे तो भुज के लिए ट्रिक यहाँ पर बनी है। देखो भुज का मतलब होता है भुजा। भुज का मतलब क्या होता है, भुजा, भुजा मतलब भुजाएं। अच्छा किसी को पता है भुजाएं क्या होती है, हिंदी का शब्द है, अगर आपको पता हो किसे हम भुजाएं कहते हैं। हमारे पास भी भुजाएं हैं, आपके पास भी भुजाएं हैं, ठीक है। तो भुजाएं होती हैं हमारी बाजू, ठीक है, जो हमारी बाजुएं हैं इनको हम कहते हैं भुजाएं। किसको, तो अपनी बाजुओं को। तो अभी आपकी बाजू देखिए ऐसी है, मैंने ऐसे को रखा है इनको दोनों को ऐसे आपने सामने। जब मैं इनको ऐसे फैलाऊंगी तो आपकी बाजुएं ऊपर से नीचे को जा रही हैं या दाएं से बाएं की तरफ जा रही हैं, बस इतना मुझे बता दो। ऊपर से नीचे को गई या दाएं से बाएं गई, फैलाइए अपनी अपनी बाजुएं फैलाइए और बताइए कहां को गई। ऐसे आपने किया, ऐसे इस तरफ को ले गए तो दाएं से बाएं को वो खुल रही है या ऊपर से नीचे को खुल रही है। किसी की नहीं खुल रही क्या, किसी और दिशा में जा रही है क्या, फटाफट से बताएं बच्चों, दाएं से बाएं या फिर ऊपर से नीचे। ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर तो ऊपर से नीचे होता है, ऊर्ध्वाधर आपका ऊपर से नीचे। जैसे बाजू ऐसे है ना, इसको हमने ऐसे फैलाना है, ऐसे इधर से उधर को लेके जाना है,
तो कैसी हो जाएंगी ये? हाँ बिल्कुल सही कहा, लेफ्ट टू राइट, या फिर ऐसा कहें तो दाएं से बाएं, मतलब ऐसी खुली। आपकी बाजुओं को जब आपने खोला तो वो ऐसे खुली, और हमें पता है निर्देशांक तल में या निर्देशांक ज्यामितीय में इधर से उधर कौन सा अक्ष जाता है? फटाफट से बताएं, कौन सा अक्ष होता है इधर से उधर को? मैम एक्स। एक्स अक्ष, ठीक है। तो यहां से देखो, यहीं से हमने ट्रिक का यूज करके हमेशा के लिए ये कंफर्म कर लिया कि जब भी भुज होगा, भुज का मतलब बाजुएं, बाजू जब खोलोगे तो दाएं से बाएं खुलेगी, और अगर भुज दाएं से बाएं को खुल रहा है तो इसका मतलब वो, उसका नाम क्या है, वो एक्स अक्ष के बारे में बता रहा है। अगर भुज दाएं से बाएं, आपकी भुजाएं, आपकी बाजुएं अगर दाएं से बाएं की तरफ को खुल रही हैं तो इसका मतलब ये जो भुज है ये किसके बारे में बता रहा है? तो ये एक्स अक्ष के बारे में बता रहा है। यहां से हमें हमेशा के लिए ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है उसको हमेशा भुज कहा जाता है। चलिए बताएं, अभी क्या अभी आपको डाउट रहेगा भुज और कोटि में? अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई तो वाई टाइप कर दो, डाउट है तो फिर से पूछ लो, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन 100, मैं आपको 100% की गारंटी दे रही हूँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पहले भी आया हुआ है। मैं आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक करके आई हूँ, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। किसमें? तो एमसीक्यू में, एक एक नंबर का, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई तो वाई टाइप कर दो, डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे। चलिए तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं भुज और कोटि वाला ही, कैसे जो है ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो है बच्चों वो एक निर्देशांक लिख के दिया जाएगा, आपको लिखा जाएगा, मान लो एक आर एक बिंदु है, और आर बिंदु किससे मिलकर बना है? तो वो मिलकर बना है -5 से और -10 से, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि इस आर बिंदु की कोटि बताओ। तो बताइए इस आर बिंदु की कोटि कौन है? -5। ठीक है, आप कह रहे हैं -5, और कोई जिसका आंसर बताना चाहता हो? 10 -10। देखो दोनों आंसर आ गए, बताइए कौन कौन -5 से सहमत है और कौन कौन -10 से सहमत है? अपनी अपनी चैट में लिखो। -5 वाले -5 लिखेंगे, -10 वाले -10 लिखेंगे। बात यहाँ पर हो रही है कोटि की, तो हमने ट्रिक बनाई थी भुज के लिए, तो उस ट्रिक से देखिए, उस ट्रिक से आप करके देखिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा -10, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि भुज जो होता है, भुज मतलब भुजाएं, भुजाएं जब खुलेंगी तो वो एक्स अक्ष बनाती है, और एक्स अक्ष सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसका मतलब भुज यहाँ पर -5 है, भुज होता है एक्स, भुज यहाँ पर -5 है, तो कोटि कितना होगा? कोटि यहाँ पर -10 होगा, ठीक है। कोटि क्या होगा? कोटि यहाँ पर हो जाएगा -10, क्योंकि कोटि हमेशा किसको दर्शाता है? तो y को दर्शाता है, ठीक है, y अक्ष के निर्देशांक को। तो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है कितने बच्चों का गलत। तो अभी एक और आपको यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया है n, n जो आपका बिंदु है वो बना है -15 और 9 से। तो n बिंदु का आपने बच्चों बताना है कि कोटि कौन है? 9। ठीक है, कोटि होता है y अक्ष वाला, ठीक है। तो y अक्ष वाला मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ अभी फटाफट से, तो वो हो गया 9। और अगर मैं बोलूं कि n बिंदु का ही भुज कौन है तो वो कौन होगा? -15। -15, ठीक है। चलिए तो अभी हमारे पास 1 मिनट है, एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बुक का ही कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से करेंगे उसको, उसमें आपने बस यही बताना है। तो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, मैं आपसे पूछती हूँ। आपको यहाँ पर दिया गया है एक बिंदु डी, ठीक है, ये आपके पास बिंदु डी है, इसके निर्देशांक मैं आपको बता दूंगी, कल हम अगली क्लास में सीखेंगे कैसे मैंने डी के निर्देशांक पता लगाए। तो डी आपके पास एक बिंदु है, इसके जो निर्देशांक है बच्चों वो है 6 और 2, ठीक है, ये इसके निर्देशांक है। इसमें बताइए कि डी बिंदु का भुज कौन है? 6। 6, ठीक है, वेरी गुड, भुज है 6, क्योंकि भुज किसको दर्शाता है? भुज हमेशा एक्स अक्ष के निर्देशांक को दर्शाता है, एक्स की जगह पे 6 है, तो आपका यही क्या होगा? भुज होगा, ठीक है।
चलिए, तो अभी आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो मुझसे पूछें, क्लास में बने रहें। जिन बच्चों का कोई डाउट नहीं है वो बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।